कलाम का जो फाइनल टेस्ट 2 हुआ है, जो आपका ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का जिसमें संपूर्ण सिलेबस आया था, उसके मनोविज्ञान के क्वेश्चन देख चुके। आज हम देखेंगे लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो उपयोगी है आपका जो है हिंदी भाषा प्रथम, उसके क्वेश्चंस प्लस शिक्षण विधियां देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। आप अपना उत्तर सोच के रखें कि किस शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रधानता। ठीक है, प्रधानता में प्र उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, ध्यान रखना। प्र उपसर्ग और ता प्रत्यय से प्रधानता बना है, तो उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है आपका ऑप्शन नंबर 3 प्रधानता में। अगला क्वेश्चन है दिग्दर्शन शब्द में संधि है। दिग्दर्शन की संधि मैं बता देता हूं। दिग्दर्शन की संधि होती है दिक और ये हलंत होता है जो है प्लस दर्शन। ठीक है, दिग्दर्शन देखो यहां पर क्या है, ये व्यंजन और व्यंजन से क्या मिल रहा है, व्यंजन। तो संधि का प्रकार क्या हो गया, व्यंजन संधि। यहां पर आपसे देखो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि संधि का प्रकार बताओ, और ये भी पूछ सकते हैं संधि विच्छेद बताओ। तो संधि विच्छेद दिग्दर्शन का होगा दिग्दर्शन, और जो है व्यंजन संधि होती है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कुछ नई चीजें इसमें आपको जो है जरूर सीखने को मिलेगी। जैसे पूरी क्लास आप देखोगे आपको पता भी चल जाएगा। मौखिक शब्द का विलोम शब्द होगा, तो मौखिक का विलोम अमौखिक नहीं, परीक्षा नहीं, साक्षात्कार नहीं, लिखित। मौखिक यानी जो बोलकर कहा जाए या बोलकर कही हुई सूचना, लिखित यानी लिखकर कहना। ठीक है, तो मौखिक का जो है विलोम शब्द होगा आपका लिखित, ना कि अमौखिक, ना ही परीक्षा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखित। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है। ठीक है, ये देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आज शाम को जो है लगभग ये मान के चलो अपन 8 सवा 8 बजे जो है मैं आपके सामने लाइव जुड़ूंगा 8 बजे के आसपास, जिसमें आप जो भी अपने जो है चर्चा करनी हो आपको जरूर जुड़ना। 8 बजे लाइव सेशन करेंगे। एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्या करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, सबके लिए आज शाम को आप जरूर लाइव जुड़े मेरे साथ। ठीक है, लाइव सेशन करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तत्सम और तद्भव शब्द की दृष्टि से जो है सुमेलित युग्म नहीं है वो बताना है। श्रृंगार तत्सम है जिसका तद्भव श्रृंगार होता है, बिल्कुल सही है। दृष्टि तत्सम है और दृष्टि का तद्भव होता है दीठी। ये भी एक नोट करने जैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा जो है ये ऑप्शन ही अलग से नोट कर सकते हो। दृष्टि का क्या होगा, दीठी होगा। फिर है पूर्ण का जो है तद्भव शब्द होगा पूरा, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपने को नहीं बताना था। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द होता है अचरज। क्या होता है, अचरज। और आश्रय तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होता है आपका आश्रय। क्या होता है, आश्रय। तो ये चीज ध्यान रखना, आश्रय का तद्भव आश्रय होता है और आश्चर्य का तद्भव अचरज होता है। तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों के तीनों सही सुमेलित है। ये वाला नोट कर लेना। दृष्टि तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द दीठी होता है, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण आपको बताइए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, बात, परंपरा, भाषा। वैसे तो देखो इनको क्या देखना था, अपने को गद्यांश में देखना था, लेकिन पता चल रहा है विशेषण क्या होता है, जो गुण दोष वगैरह बताए। तो इसमें देखो जुट्टी शब्द है, ये आपका विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये किसी चीज को बता रहा है, जैसे जुट्टी बात, ठीक है, जुट्टे लोग। तो मतलब ये जुट्टी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। बाकी 3 चीजें विशेषता नहीं बता रही है। वैसे गद्यांश में देख के उत्तर लगाना था, लेकिन इसमें क्लियर उत्तर आ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 जुट्टी। ये गुणवाचक विशेषण हो गया कि सच्ची, जुट्टी, छोटी, बड़ी, ये होता है गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बोल रहा है प्रेम में पूर्ण विचार से प्राप्त शांति प्राप्त हो जाती है। प्रेम से, क्वेश्चन देखो, प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है। रेखांकित पद का उपयुक्त अर्थ पूछा है। यानी व्यभिचार जो होता है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है वो पूछा है। तो व्यभिचार का अर्थ होता है आपका निकृष्ट आचरण। निकृष्ट आचरण को क्या कहते हैं, व्यभिचारी। प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, मतलब निकृष्ट आचरण, यानी कि बिना किसी कष्ट के या एकदम जो है इधर उधर, मतलब कुल मिला के पूरा का पूरा उस चीज में घुस जाना। तो निकृष्ट आचरण जो है व्यभिचार का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है।
कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, मतलब जिससे पुरुष होने का बोध नहीं होता। जैसे जो दौड़ने से सेहत अच्छी सॉरी दौड़ना सही रहता है, ठीक है, दौड़ना सही रहता है, या फिर हम दौड़ने को और किसी जो है वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है, पुल्लिंग नहीं है, जो है दौड़ना नहीं है, सॉरी दौड़ है, ठीक है। तुमने अच्छी दौड़ लगाई, तुमने अच्छा दौड़ लगाया नहीं बोलता, तुमने अच्छी दौड़ लगाई, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। तुमने अच्छी दौड़ लगाई, तुमने अच्छा दौड़ लगाया नहीं बोलते, तो ये स्त्रीलिंग है। उत्तर तो अपने सामने आ गया पहला। बाकी देखते हैं प्रेम। प्रेम जो है क्या, प्रेम बहुत गहरा होता है, गहरी होता है नहीं बोलते, तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। गुण, नाम से पता चला गुण भी क्या होते हैं, पुल्लिंग, और रूप भी क्या होता है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, स्त्रीलिंग है दौड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव दोनों वचनों में एक समान रहता है, मतलब एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन दोनों में एक जैसा कौन सा शब्द रहता है। चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन चिड़ियाएं होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं रहता। व्यक्ति, व्यक्तियों, ये भी नहीं रहता। मिठाई, मिठाइयां, ये भी नहीं रहता। तो प्रेम, प्रेम का कोई भी बहुवचन नहीं होता, वो प्रेम बहुवचन में भी वैसा रहता है और एक वचन में भी ऐसा रहता है। प्रेमो, प्रेम में, ये कोई शब्द नहीं होते। तो प्रेम शब्द जो है ऑप्शन के हिसाब से एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या रहता है, सम्मान रहता है। क्या रहता है, सम्मान रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, वाक्य में काल का चयन कीजिए। देखो भूतकाल है नहीं तो ये गया, भविष्य काल है नहीं तो ये गया, बच्चा सामान्य वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। वापस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, तो यहां संभावना की तो कोई व्यक्त हो ही नहीं रही संभावना, तो उत्तर हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है लिखा हुआ है, इसका मतलब लगभग जो है चांस क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है। फिर प्रेम में पूर्ण व्यभिचार से शांति प्राप्त हो जाती है, तो यहां कोई संभावना नहीं जताई जा रही, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 सामान्य वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन, वस्तु शब्द का बहुवचन होगा। देखो एक तो वस्तुकाएं हैं, एक वस्तुओं है और एक वस्तुएं हैं, तो वस्तु शब्द का बहुवचन आपके वस्तुएं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 वस्तुएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। मैंने इसके आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो आपका पदबंध होता है ना रेखांकित, उसका लास्ट शब्द देखो हमेशा, लास्ट शब्द क्या आ रहा है, ये छात्र क्या होता है, संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा, तो ये आपका क्या है, संज्ञा पदबंध है, ध्यान रखना। पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र, मतलब संज्ञा का जो है पूरा का पूरा संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये परीक्षा में अवश्य सफल होते हैं, तो ये हो गया आपका संज्ञा पदबंध। अगला क्वेश्चन, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, किस भाषा से राजस्थानी का उद्भव हुआ है, तो ध्यान रख लेना सौर सैन्य अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है आपका सौर सैन्य अपभ्रंश से। इस क्लास को आप जो है रिवीजन के रूप में ध्यान रखें, कुछ चीजें आपको नहीं सीखने को मिल रही है, उनको नोट करते जाइए। तो राजस्थानी भाषा का उद्भव सौर सैन्य अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो, मतलब दो वाक्य हो, एक तो जो है मुख्य वाक्य जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, मुख्य वाक्य, और दूसरा जो आपके हो जो है उपवाक्य, कौन सा हो, उपवाक्य, और ये उपवाक्य मुख्य वाक्य पर क्या करना चाहिए, निर्भर करना चाहिए। ये उपवाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर करना चाहिए या उसके अधीन होना चाहिए, तो ये कहलाता आपका मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में किंतु परंतु जबकि, ठीक है, इसलिए ये वो जो मतलब किंतु परंतु अथवा तथा, ठीक है, ये जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संयुक्त वाक्य। लेकिन एक साधारण वाक्य जिसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य हो वो कहलाता है आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, ये वाक्य की दृष्टि से किस प्रकार का जो है, मतलब जो अर्थ के आधार पर, वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं ना, उसमें से जो है अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, 8 प्रकार, उसमें से ये कौन सा है। सबसे पहले इच्छार्थक वाक्य तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, ठीक है। आज्ञार्थक भी नहीं हो सकता क्योंकि आज्ञा भी नहीं दे रहा, बच गए 2 ये। संकेतार्थक, संकेतार्थक के नाम पर मत जाइए, संकेतार्थक में मतलब ये नहीं कि किसी की ओर संकेत करता है, ये अर्थ नहीं है, ये एकमात्र 8 वाक्यों में है जो अपने नाम से थोड़ा सा अलग जो है अर्थ रखता है। एक होता है संदेहात्मक जिसमें कुछ संदेह हो, ठीक है, यहां बात हो रही है संकेतार्थक। संकेतार्थक का मतलब होता है कि कौन से वाक्य की जो है एक वाक्य जिसमें 2 काम हो, एक काम
दूसरे काम पर निर्भर करे, एक काम दूसरे काम पर निर्भर करे, वो वाक्य संकेतार्थक वाक्य होते हैं। निर्भर करे मतलब एक वाक्य जिसमें दो काम हो, दो काम दिए हो, जिसमें से एक काम दूसरे काम पर निर्भर करे। जैसे समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, मतलब समय पर भोजन करोगे एक हो गया काम, तो स्वस्थ रहोगे दूसरा काम हो गया। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। संकेतार्थक नाम से अलग अर्थ रखता है, ध्यान रख लेना। संकेतार्थक वाक्य वो होता है जिसमें दो काम हो रहे हो किसी वाक्य में, तो एक काम दूसरे पर निर्भर करे, तो वो वाक्य अर्थ के आधार पर आपका क्या है, संकेतार्थक वाक्य है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, व्याकरणिक दृष्टि से उपयुक्त वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो आपको पता है वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और एक होता है आपका विधेय। ये दो अंग होते हैं, ध्यान रख लेना, वाक्य के दो अंग होते हैं, ठीक है। उद्देश्य किसको कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं कर्ता को। किसको कहते हैं, कर्ता को, जिसके बारे में बात की गई हो या जिसके बारे में जो है वाक्य हो पूरा का पूरा। तो यहां देखो सूर्य कर्ता है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। कौन होता है, सूर्य। तो उद्देश्य क्या हो गया इसका, कर्ता या सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है। सही अर्थ लिखा हुआ है वो पूछा है, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है प्रेम करना नहीं है, प्रेम पूर्वक स्वागत करना। प्रेम पूर्वक स्वागत करना जो है इसका उत्तर सही है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। उंगली उठाना यानी भेद प्रकट करना, बिल्कुल नहीं। उंगली उठाना मतलब निंदा करना या गलती की ओर इशारा करना। फिर कान में तेल डालना, हर किसी के कहने पर भरोसा करना नहीं। कान में तेल डालना मतलब जो है किसी की नहीं सुनना, किसी की नहीं सुनना, ठीक है। अब आ गया आपका चांदी का जूता मारना, धन देकर काम करवाना। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा था तो केवल चौथा सही लिखा है, बाकी आपके सामने है। अगला क्वेश्चन, एडलर डेल का जो अनुभव शंकु है उसमें शीर्ष से आधार की ओर जाने पर निम्न में से कौन सा एक शिक्षण सूत्र सिद्धांत जो है सही नहीं है। मतलब इस हिसाब से ये, ठीक है। यहां पर जो है ये इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। यहां बोला है कि जो शीर्ष से आधार की ओर, यानी ये वाला शीर्ष से आधार की ओर जाने पर कौन सा एक शिक्षक सूत्र सिद्धांत नहीं है, सही नहीं है। देखो अमूर्त से मूर्त की ओर, बिल्कुल। देखो नीचे तो मूर्त अनुभव होते हैं, ऊपर होते हैं अमूर्त, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, शीर्ष से आधार, तो अमूर्त से मूर्त आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा ध्यान रखना इसमें, जो यहां पर जो क्या होते हैं, यहां पर जो होते हैं सामान्य। कौन से होते हैं, सामान्य। कौन से होते हैं, यहां पर सामान्य होते हैं, ठीक है। सॉरी, यहां पर विशिष्ट होते हैं, एक मिनट, ठीक है। दूसरा होता है सूक्ष्म से स्थूल। तो इधर सूक्ष्म होते हैं, इधर स्थूल होते हैं, ठीक है। ये जो स्थूल होते हैं ये होते हैं आपके सामान्य, सॉरी ये क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, विशिष्ट, और ये होते हैं सामान्य। तो इसमें जो है पूछा कौन सा सिद्धांत शीर्ष से आधार की तरफ लागू नहीं होता, तो वो नहीं होता विशिष्ट से सामान्य। ध्यान रखना कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, असुमेलित का चयन करो। प्रयोजना विधि, जिसको प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, तो इसका जॉन डीवी नहीं है, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजना विधि है। इसके आपके हैं कौन, किलपैट्रिक। कौन है, किलपैट्रिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सही नहीं का चयन करना था, ऑप्शन नंबर 1। खेल विधि के हेनरी कोल्डवेल कुक है, बिल्कुल सही। किंडरगार्टन विधि के फ्रोबेल है, बिल्कुल सही। अनुसंधान विधि के आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये भी नोट कर लेना। अनुसंधान विधि के जो है प्रवर्तक कौन है, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो प्रयोजना विधि के कौन है, किलपैट्रिक। तो पहला ही क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि नोट कर लेना अलग से, उत्तर होगा इसका उद्बोधन विधि, ठीक है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है उद्बोधन विधि। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट के पंचपदी उपागम में कौन सा सोपान नहीं है। मेरे हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज का, कारण कि जो आपका हर्बर्ट की पंच पद्धति है ना, उसमें प्रस्तावना है सबसे पहला, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। फिर है साहचर्य, ठीक है, साहचर्य, फिर है तुलना, और लास्ट में आपका अनुप्रयोग। लास्ट में क्या है,
अनुप्रयोग। तो कौन सा शामिल नहीं है? प्रस्तावना है, बिल्कुल है। प्रस्तुतिकरण है, बिल्कुल है। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण है। तुलना को ही सामान्यीकरण कहते हैं। देखो, तुलना को क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। तो कौन सा शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये तुलना होता है, इसी को सामान्यीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सामान्यीकरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, जो मूल्यांकन पद है ना, ये हर्बट की पंचपदी उपागम में शामिल नहीं है। इसलिए नोट कर लेना, क्योंकि अपन क्या सोचते हैं कि मूल्यांकन तो हर जगह होता है, लेकिन ध्यान रखना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, तुलना या सामान्यीकरण या अनुप्रयोग, ये 5 पद है। तो यहां पर मूल्यांकन पद ध्यान रखना हर्बट की पंचपदी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो भी चीज नहीं लगे ना उसको नोट कर लेना। भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है? भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने में किस यंत्र की सहायता ली जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लेना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा आपका भाषा प्रयोगशाला। ठीक है, भाषा की शिक्षा में उच्चारण तथा भाषण देने की कला सिखाने में जो है भाषा प्रयोगशाला सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। किससे? मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? तो इसको भी नोट कर लेना। उत्तर हो जाएगा परोक्ष विधि। यानी परोक्ष जो विधि है उसमें मातृभाषा से जो है दूसरी भाषा सिखाई जाती है। मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषा किस विधि में? परोक्ष विधि में। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बताती है जो एक प्रकार से ग्राह्य कौशल है? ग्राह्य कौशल क्या होता है? जिसको हम ग्रहण करते हैं। तो कौन सी विधि भाषा शिक्षण उपागम के रूप में उस कौशल को बताती है जो एक प्रकार से ग्राह्य या ग्रहणात्मक कौशल है? तो ग्रहण मतलब अनुकरण करना। ठीक है, ग्रहण करना कोई चीज का मतलब अनुकरण करना, उसका देखकर उसके जैसा बनना। तो अनुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रंगमंच अभिनय विधि है, किसकी है? रंगमंच अभिनय विधि आपके नाटक शिक्षण की है। ध्यान रखना, नाम से पता चला रंगमंच यानी कि अभिनय विधि या नाटक विधि। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा परीक्षण जो व्यक्ति की एक या एक से अधिक क्षेत्र में कमियों व विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कहलाता है। आपको पता है अधिगम संबंधी जो कठिनाइयां या कमियां हैं उनका पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो हम परीक्षण करते हैं नैदानिक परीक्षण। ठीक है, तो इसका जो उत्तर माना गया वो माना गया है आपका नैदानिक परीक्षण। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण भी हो सकता था लेकिन जो ये उत्तर नहीं माना गया है। तो ध्यान रखना, कमियों एवं विशेषताओं को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। तो कौन सा बनाया जाता है? नैदानिक परीक्षण। अगला क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई, क्योंकि आंतरिक जांच की विशेषता कौन सी है? तो देखो, आंतरिक जांच क्या होती है? जैसे अपन 9वीं और 11वीं क्लास की जो परीक्षा होती है जिसमें जो है आपका कॉपी चेक स्कूल का ही टीचर करता है, जो जानता हो सब बच्चों को। तो आंतरिक जांच को जो अधिक महत्व दिया जा रहा है। कारण क्या है? अधिक निष्पक्ष होती है? बिल्कुल नहीं, अधिक निष्पक्ष तो नहीं होती, क्योंकि जो स्कूल का टीचर होता है वो जानता है कौन बच्चा कैसा है पढ़ने में। तो कोई बच्चे के कम ज्यादा आ रहे हैं तो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट हो, उसने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन, फिर भी आप उसको 5 में से 5 दे देते हो। क्यों? क्योंकि निष्पक्षता नहीं होती आंतरिक जांच में। ठीक है, अधिक वैध व विश्वसनीय है तो ये भी नहीं कह सकते। सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है? बिल्कुल, ये इसका सही उत्तर होगा। सभी पक्षों का मूल्यांकन करती का क्या अर्थ है कि जो आपकी आंतरिक जांच होती है जो आपके खुद के अध्यापक द्वारा की जाती है उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। उसको पता होता है अध्यापकों की अनुशासन में कैसा है, ये पढ़ने में कैसा है, ये खेलने में कैसा है। इसलिए जो है ये इससे क्या होता है? सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। अगला क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? ठीक है, सबसे विचार अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें विचार या अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं, आप जो अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता होती है? बिल्कुल नहीं। वस्तुनिष्ठता का मतलब है कि कोई 1 नंबर का उसको तो या तो 1 नंबर मिल गया सही का और गलत होने पर 0 मिल गया, वो होती है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, इसमें मान लो कि 1 नंबर का है, आपको थोड़ा सही लगता है, आप आधा नंबर दे देते हो, तो ये वस्तुनिष्ठता नहीं होती है। निबंधात्मक प्रश्न में जो अभ्यास वाले एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, सत्य होते हैं, जो आपके ये क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है कि या तो सही है या गलत है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न में जरूरी नहीं है कि सही गलत हो, कुछ सही भी हो सकता है, आधा नंबर दे देते हैं 1 में से या 2 में से 1 दे देते हैं। लेखन कौशल का मूल्यांकन होता है? बिल्कुल। लिखने की कला का होता है? बिल्कुल। आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन? बिल्कुल।
आप किसी जस्ट टॉपिक पर वाद विवाद कर सकते हो, उसका आलोचना ही कर सकते हो। आलोचना का मतलब है उसका पक्ष विपक्ष को जान सकते हो, तो ये भी सही है। तो बी सही नहीं है, ए सी बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए सी बी, ऑप्शन नंबर 3 ए सी बी। अगला क्वेश्चन है मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष बल दिया जाता है। मौखिक अभिव्यक्ति में विशेष बल किस पर दिया जाता है? अर्थ ग्रहण करने पर नहीं, अक्षर बोध पर नहीं, ज्ञान की वृद्धि में नहीं, शुद्ध उच्चारण पर। मौखिक अभिव्यक्ति यानी बोलकर जो चीजें हम अभिव्यक्त करते हैं उसमें जो है विशेष बल हम देते हैं शुद्ध उच्चारण पर। 59वां क्वेश्चन एक बार छोड़ दें आप। अगला क्वेश्चन देखें, प्राथमिक कक्षाओं में सस्वर वाचन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? प्राथमिक कक्षाएं जो स्टार्टिंग की कक्षा होती है उसमें सस्वर वाचन की सबसे उपयुक्त विधि है आपकी समवेत वाचन, यानी कि सामूहिक रूप से वाचन करना। सामूहिक रूप से वाचन करना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, समवेत वाचन। तो ये अपने जो